नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज। आपके साथ मैं हूं पूजा परमार। हमारे खास प्रोग्राम स्वर्णिम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पहली खबर है रायपुर से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में मंगलवार को उनके राजधानी रायपुर निवास कार्यालय में मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित हुई। इस दौरान छत्तीसगढ़ में 15 सदस्यीय सचिव की नियुक्ति की गई है, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने संसदीय सचिवों को शपथ दिलाई। वहीं शपथ ग्रहण समारोह को संबोधित करते हुए सीएम बघेल ने कहा कि बहुत दिनों से अपेक्षा हो रही थी कि संसदीय सचिवों की नियुक्ति कब होगी और अब इसे आज पूरा कर लिया गया है। वहीं कोरोना वायरस पर बोलते हुए सीएम बघेल ने कहा कि पूरे विश्व में कोरोना का प्रकोप है, लेकिन छत्तीसगढ़ में इस वायरस का प्रकोप कम है। छत्तीसगढ़ में सभी लोगों ने कोरोना के प्रति अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया है। इस बारे में और अपडेट के लिए जरीन सिद्दीकी हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिद्दीकी जी, भूपेश बघेल ने आज अध्यक्षता की, वहां पे बैठक हुई थी, इसके बारे में आप और क्या अपडेट देना चाहेंगे? जी, आज जो बैठक हुई है शपथ ग्रहण वाले मामले को लेके, उसमें जिन 15 सदस्यों को जो है शपथ दिलाई गई है और ये सभी इनको मंत्रियों के साथ अटैच कर दिया गया है। एक तरह से राजस्थान मध्य प्रदेश से सबक लेते हुए भूपेश बघेल ने जो सुगबुगाहट हो रही थी विद्रोह की, उसको दबाने का प्रयास किया है और तकरीबन 12 विधायकों को इस पद देकर उनकी विद्रोह को थोड़ा कुछ हद तक दबाने की कोशिश की है और इस निर्णय से जो विधायक हैं वो भी काफी खुश नजर आ रहे हैं। जी जरीन जी, मंत्री ने कोरोना को लेकर भी उन्होंने कुछ बात कही थी, वहां पर कोरोना के क्या हालात हैं? कोरोना को लेकर सरकार गंभीर नहीं है, ये मैं आपको कह सकता हूं, क्योंकि अब जिस तरह से हालात बिगड़ रहे हैं, अगर 31 मई तक हम बात करें तो सिर्फ 70 पेशेंट थे और आज वो संख्या बढ़ के 4000 से ज्यादा आंकड़े पहुंच गए हैं। तो इस हालात में लॉकडाउन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आज से 7 बजे का लॉकडाउन लगाया गया है, 7 बजे से रात्रि का, लेकिन अब जो आम आदमी है वो खुद चाह रहा है, वो पब्लिक चाह रही है कि सरकार लॉकडाउन लगाए, कि हम सुरक्षा करे, लेकिन सरकार इस तरफ से थोड़ा सा लापरवाही दिखा रही है। जी जरीन जी, आप हमारे साथ बने रहिए। नजर डालते हैं अगली खबर पर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कोरोना संकट, लॉकडाउन, शिक्षा कर्मियों के सिविलियन और गोबर गैस जैसे मुद्दे अहम रहे। इसके अलावा बैठक में राज्यपाल के पास अटके विधेयकों को लेकर भी चर्चा की बात सामने आई। हालांकि इस बैठक मुख्य तौर पर लॉकडाउन और उनके बढ़ते प्रकोप को लेकर गहन मंथन हुआ, जिसमें आगामी रणनीति को लेकर भी चर्चा हुई। इस बारे में और अपडेट के लिए हमारे साथ जरीन सिद्दीकी अभी मौजूद हैं। जरीन जी, इस बैठक में क्या क्या अहम फैसले लिए गए, दर्शकों को बताइए जरा। जी, सबसे अहम जो है मुख्यमंत्री की गोठान योजना जो है, जिसके तहत जो आवारा पशु इधर उधर घूमते हैं उन पे रोकथाम लगाने के लिए एक अहम फैसला लिया गया है। जो गोबर है, सरकार वो गोबर 2 रुपए प्रति किलो के हिसाब से खरीदेगी, जिससे कि लोग अपने जो मवेशी हैं उनको आवारा ना छोड़े। एक काफी अहम है, ये मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना थी। और दूसरा, कुछ 2 साल पूरा करने के वाले जो पंचायत शिक्षक हैं, नगरीय निकाय विभाग वाले, उनके करीब 16,278 शिक्षकों को नियमित कर दिया जाएगा। अनुकंपा नियुक्ति के भी बारे में फैसला लिया गया है कि 14 जुलाई 2013 से के बाद किसी की जो अभिभावक मृत हो गए हैं, उनके भाई बहन अवयस्क सदस्य को नौकरी देने की बात कही है। और अहम
जो बात और है वो है मोटर मालिकों को, बस मालिकों को राहत दी है, जिसमें अप्रैल मई 2 महीने, मई जून 3 महीने का टैक्स जो है सरकार ने माफ कर दिया है। उनसे किसी तरह से टैक्स नहीं लिया जाएगा। इसके साथ कुछ राजस्व को लेकर रियायत दी गई है। स्टाम्प शुल्क में इसमें अभी रजिस्ट्री करवाने वाले को मिलेगी। और एक और जो सबसे बड़ी बात है वो अभी जो फ्री में चावल दिया जा रहा है गरीबों को और दूसरे दीगर जगहों से आए हुए मजदूरों को, वो लगातार जारी रहेगा। उसको कंटिन्यू कर दिया गया है जुलाई के लिए। इसके साथ कई और भी विधि आयोग बनाने का निर्णय लिया गया है, जिसमें 6 सदस्य होंगे। रामकृष्ण मिशन आश्रम नारायणपुर के जो कर्मचारी हैं उनको नियमितीकरण करने की नियुक्ति प्रदान करी है। कई धीरे धीरे हम अगर आगे बढ़ेंगे तो कई अहम फैसले लिए गए हैं। मीसाबंदियों को जरीन जी बहुत अहम फैसले लिए गए हैं। अब इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जिला गौरेला के पेंड्रा मरवाही थाने में उस समय हड़कंप मच गया जब 3 पुलिसकर्मियों में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई। पुलिसकर्मियों में कोरोना वायरस की पुष्टि होने के बाद पूरे थाने को सील कर दिया गया। वहीं इस मौके पर पुलिस अधीक्षक सूरज सिंह ने आदेश देते हुए कहा कि अब गौरेला थाने के सभी पुलिसकर्मियों की कोरोना जांच की जाएगी। बता दें कि मरवाही उपचुनाव के चलते जिले में मंत्रियों का दौरा आए दिन लगा रहता है। लगातार भीड़ होने के कारण दूसरे जिलों से आने वाले लोगों के कारण कोरोना का खतरा पूरे जिले में मंडरा रहा है। बता दें कि जिले में इस समय कोरोना एक्टिव मरीजों की संख्या 6 है। रायपुर समेत पूरे राज्य में जुलाई माह से रेत खनन पर रोक लगा दी गई है, लेकिन रेत माफियाओं पर इसका कोई असर नहीं दिख रहा। और हद तो तब हो गए जब धमतरी जिले के तकरीबन 70 रेत माफियाओं ने जनपद पंचायत अध्यक्ष को अगवा कर रात भर उसके साथ मारपीट की। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि 90 लोगों के विरुद्ध एफआईआर भी दर्ज की गई, लेकिन इसके बाद भी आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। के हौसले दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं और अब लगातार हमले करने में भी नहीं गुरेज करते हैं। अभी जब 3 महीने के लिए सरकार ने रेत की खनन पे रोक लगाई है तो रेत माफियाओं अपना फ़ायदा उठाने में और किसी को मारपीट करने से गुरेज नहीं कर रहे हैं। एक ही पीड़ित हमारे साथ हैं, हम उनसे जानते हैं क्या हुआ है। ये क्या हुआ, पूरी घटना बताइए। जी, जोरातरी रात डाभा रेत खदान में 4 महीने बंद रहने के बाद भी रेत माफियाओं के हौसले इतने बुलंद है कि सरकार की संपत्ति को, रेत खनन को बढ़ावा दे रहे हैं और जनप्रतिनिधियों के साथ लगातार मारपीट करने जा रहे हैं इन लोग के। आपके साथ क्या क्या हुआ? मेरे साथ, हमारे गांव के प्रमुखों के साथ हमने गया था कि वहां बंद कराएंगे करके, तो हमारे साथ रात भर 3 घंटे तक हमारे साथ मारपीट किया, जो कि अभी तक मेरा हाथ टूटा है, जो जुड़ा नहीं हुआ है। इस प्रकार की कहीं ना कहीं संदेह जाता है कि सरकार के संरक्षण की वजह से रेत खदान अवैध चल रहा है। कितने लोग थे? लगभग 70 की संख्या थी, जिसमें अभी 9 की गिरफ्तारी हुई है और मुख्य आरोपी नागू चंद्राकर के अभी भी फरार हैं और दिनों दिन प्रशासन उसके ऊपर इनाम बढ़ाते जा रही है, लेकिन गिरफ्तार नहीं हुआ। जी बिल्कुल, अभी तक गिरफ्तार नहीं हुई है। कितने दिन की घटना हो गई? घटना को बीते 24 दिन हो गया है। छत्तीसगढ़ सरकार का दावा है कि हम अपराधियों को 24 घंटे में पकड़ते हैं करके, आज 24 दिन बीत गई कि सरकार की प्रशासन व्यवस्था खुली चुनौती है, अभी तक पकड़ नहीं पाई है। कहाँ का मामला है? जोरातरी डाभा धमतरी की घटना है। तो 24 दिन बीतने के बाद भी अभी तक आरोपियों पुलिस गिरफ्त से बाहर है। सरकार की कथनी करनी में फ़र्क साफ नज़र आता है। एक तरफ सरकार जनता की सुरक्षा का दावा करती है तो दूसरी तरफ वही जनता जब रेत माफिया के खिलाफ आवाज़ उठाती है तो उनकी आवाज़ को दबाने के लिए उन पर हमला किया जाता है। और एक नहीं 70 रेत माफिया रात भर बंद रखते हैं, 3 घंटे तक लगातार मारपीट होती है, लेकिन पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मौन है। मैं अपने सहयोगी राजशेखर के साथ जरीन सिद्दीकी, एनबी न्यूज़ के लिए।
जांजगीर चांपा की चंद्रपुर पुलिस को पशु तस्करों को पकड़ने में बड़ी सफलता मिली है। दरअसल पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि कंटेनर में मवेशियों को भरकर पश्चिम बंगाल ले जाया जा रहा है। इसके बाद पुलिस ने नाकेबंदी कर कंटेनर को रोककर उसकी तलाशी ली तो पुलिस को कंटेनर में 64 मवेशी मिले। इसके बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 4 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 379 के तहत केस दर्ज कर लिया है और इसकी जांच जारी है। चंद्रपुर थाना क्षेत्र का ये मामला है जिसमें पुलिस को मुखबिर के द्वारा ये सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ लोगों के द्वारा मवेशियों को अवैध रूप से ट्रक कंटेनर वाहन में भरकर वेस्ट बंगाल ले जाया जा रहा है, जिसकी मुखबिर सूचना प्राप्त होते ही त्वरित कार्यवाही करते हुए नाकेबंदी की कार्यवाही पुलिस के द्वारा की गई और इसमें ट्रक कंटेनर वाहन को पकड़ा गया, जिसमें से 64 मवेशियों को बरामद किया गया और इसमें आईपीसी की धारा 379 के साथ साथ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम और साथ ही पशु क्रूरता अधिनियम के तहत इसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया और इसमें 4 आरोपी जिनके नाम मुख्तार आलम, राजू घोष, शेख शमी और शेख हुसैन, इन चारों की गिरफ्तारी की गई है और इनकी विधिवत गिरफ्तारी कर इन्हें न्यायिक रिमांड पर भेजा जा चुका है। अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਬਿੰਨੂ ਢਿੱਲੋਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਕੈਂਪੇਨ ਚਲਾਈ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ। ਕਰੋਨਾ ਵਰਗੀ ਨਾਮਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਤਿਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ, ਜੇ ਕਰੋਨਾ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤਣੀ ਹੈ ਤਾਂ 3 ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਪਲੀਜ਼ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਨਿਕਲੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰੀ-ਬਾਰੀ ਧੋਂਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਿਹੜੀ ਦੂਰੀ ਆ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਵੋਗੇ। ਸੋ ਇਹ 3 ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਘਰੋਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ, ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰੀ-ਬਾਰੀ ਧੋਂਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ ਯੂ ਆਲ ਦ ਵੈਰੀ ਬੈਸਟ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। God bless। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਫਤਿਹ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀਆਂ, ਫਿਰ ਫਤਿਹ ਹੋਊਗੀ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। मध्य प्रदेश में लॉकडाउन को लेकर चल रही अफवाहों पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि फिलहाल लॉकडाउन को लेकर कोई प्लानिंग नहीं है। मध्य प्रदेश में स्थायी लॉकडाउन को लेकर कोई प्रस्ताव नहीं है। अफवाहों पर ध्यान ना दें। नहीं, इस तरह की अभी कोई भी प्लानिंग नहीं है कि स्थायी रूप से कोई लॉकडाउन किया जाए। अब जो भी निर्णय होता है स्थानीय स्तर पर होता है लॉकडाउन के बारे में। जैसे ग्वालियर की क्राइसिस कमेटी कल बैठी, उसने प्रस्तावित किया है, फिर हम निर्णय लेते हैं, जिलाधीश वहाँ के निर्णय लेते हैं। उन्हें दिक्कत आती है, वो राज्य से गृह विभाग से मार्गदर्शन लेते हैं। सर, अभी मध्य प्रदेश में लगाने का कोई भी विचार प्रस्ताव लंबित नहीं है। सर, ये सच है कि कल गृह विभाग की बैठक में हमने ऐसा तय किया है और गृह विभाग आज उसका जारी करेगी निर्देश को कि जो बड़े पंडाल लगा के भगवान श्री गणेश की मूर्ति स्थापित होती थी, गणेश उत्सव रहता था और गणेश विसर्जन रहता था, ये सभी लगभग प्रतिबंधित है। भगवान श्री गणेश की पूजा घर पर कर सकते हैं छोटी मूर्ति के रूप में, जो उनकी एक परिवार का मंदिर का साइज होता है। अलमारी आले में जो हमारे यहाँ रखी जाती है, मंदिर में रखी जाती है, घर के अंदर।
मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ते जा रहे कोरोना के प्रकोप को लेकर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने शिवराज सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कोरोना की रोकथाम को लेकर सरकार पूरी तरह से फेल रही है। प्रदेश में कोरोना बेकाबू होता जा रहा है। सरकार चुनाव प्रचार में लगी हुई है। देखिए, एक ही बात तो तय है कि कोरोना लगातार बढ़ रहा है और भोपाल में 100 प्रतिदिन 100 से ऊपर आ रहे हैं और ग्वालियर में बता रहे हैं 200। अब एक्चुअल स्थिति क्या है यही पता नहीं है। वहाँ की मुरैना में भी बढ़ रहे हैं, इंदौर में भी बढ़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी मतलब ये है कि जो इसका ग्रोथ रेट था 1.7 वो हो गया है 3.4 पूरे देश के अंदर। और केवल ये सबसे ज़्यादा खराब स्थिति अमेरिका, ब्राज़ील और हिंदुस्तान में है। बाकी जितनी भी कंट्रीज थी, चीन, इंग्लैंड, इन सब ने अपने सुधार कर लिया, कंट्रोल कर लिया, लेकिन ये हिंदुस्तान में सुधार नहीं हो पाया क्योंकि ये लोग पूरे टाइम इसमें लगे रहे सरकार गिराने में और विधायकों की खरीद फरोख्त में लगे रहे। इसलिए कोरोना पे ध्यान दिया नहीं गया। आज मध्य प्रदेश की हालत बद से बदतर है। हिंदुस्तान में लगभग 25,000 लोगों की जानें चली गई और मध्य प्रदेश में 700 पे आंकड़ा पहुंच रहा है। और आज भी जो जिस तरह का कंट्रोल होना चाहिए, हाँ ये ज़रूर हो रहा है कि गरीब लोगों को चौराहे पे परेशान किया जा रहा है, उनके 500-500 रुपये के चालान किए जा रहे हैं। कोई छोटा दुकानदार है तो उसकी दुकानदार उठा रहे हैं, उसको पकड़ रहे हैं, उसका काम नहीं करने दे रहे हैं। और भी जो कोई इस तरह के काम धंधे, छोटे छोटे लोग बेरोजगार हो गए, ये सब पे ध्यान नहीं दिया हुआ है। और अगर रोज़ 2, 4, 5 आत्महत्या के केसेस आते हैं, उसकी वजह भी यही है कि कोरोना में सरकार पूरी तरह से फेल हो गई। वहीं राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के बयान पर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के व्यापम और सिंहस्थ घोटाले की जांच करा लें, पता लग जाएगा कि कौन कितना भ्रष्टाचारी है। वहीं 90 दिन बाद मैदान में उतरने के सिंधिया के बयान पर उन्होंने कहा कि जब जरूरत थी तब सिंधिया जी कहां थे। दिग्विजय सिंह मैदान में थे, गरीबों की मदद कर रहे थे। कांग्रेस कार्यकर्ता जनता की मदद कर रहे थे। और सिंधिया जी चार्ज लगाते हैं कांग्रेस के नेताओं पर कि वो निकले नहीं बाहर। 90 दिन में कहा थे हमारे मुख्यमंत्री वही निकले थे। उनको पता होना चाहिए कि पूरे कांग्रेस जुटी रही, हम लोग सब जुटे रहे। दिग्विजय सिंह जी ने यहाँ रसोई चलाई, एक जगह गए उस पूरा कोरोना काल में। ये बाकी बीजेपी के सब नेता गायब थे। भ्रष्टाचारी भी बताया कांग्रेस को, 15 महीने की कांग्रेस सरकार को भ्रष्टाचारी बताया। ये व्यापम और उज्जैन का मांग जो सिंहस्थ हुआ, इन सब की जांच करा लेना, पता लग जाएगा कौन भ्रष्टाचारी है। उमा भारती जी तो एक दबंग नेता हैं, भ्रष्टाचारों के खिलाफ बहुत बोली हैं और उन्होंने दिग्विजय सिंह जी के खिलाफ केस भी लगाया था और अदालत में जा नहीं रही हैं। 15 साल से ज़्यादा हो गए, आज तक प्रूव नहीं कर पाई। लेकिन व्यापम इसमें तो सब प्रूव हो चुका है। बात करें उसकी, वो करना चाहिए। आपके मुख्यमंत्री हैं तो क्या हुआ। वहीं राजस्थान के घटनाक्रम को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता उमा भारती ने एक बार फिर से राहुल गांधी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सचिन पायलट काफी स्वाभिमानी व्यक्ति हैं, लेकिन कांग्रेस में उनका बहुत अपमान हो रहा था। ये सारा संकट सिर्फ राहुल गांधी और उनके खानदान के कारण है, क्योंकि वो इतना अपमान करते हैं नौजवानों का, उनको इतना नीचा दिखाते हैं, उनसे इतनी इच्छा रखते हैं, खुद काम करना नहीं चाहते, मेहनत करना नहीं चाहते हैं और उनके साथ हैं करने वाले लोग ही सरकार में नहीं, ये वो चाहते हैं। तो तेजस्वी, युवा, बुद्धिमान नेताओं को बर्दाश्त नहीं कर पाए। उनकी इतनी बेइज्जती की कि उनके सामने कोई रास्ता ही नहीं बचा लड़ाई और टकराव लेने का अपने हाथ। क्योंकि राजेश पायलट का बेटा है सचिन, राजेश मेरे भाई जैसे थे हमारे, और राजेश के संबंध बिल्कुल एक कैसे मतलब परिवार के थे कि हमारे उनके बड़े आत्मीय संबंध थे, उसकी माँ से भी और उनके पिताजी से भी। इसलिए मुझे पता है वो कितना स्वाभिमानी परिवार का व्यक्ति था और कैसे वो जी पाया होगा, 1.5 साल कैसे काटा होगा। मैं समझ सकती हूँ कितना अपमान होता है कांग्रेस में। ये राहुल गांधी खानदान के लोग जब तक कांग्रेस में रहेंगे, कांग्रेस यहाँ पाताल में चली जाएगी। दिग्विजय सिंह करेंगे राइट करना चाहिए पार्टी को। अब ये तो आप उन्हीं से पूछते रहो हमें, मतलब जैसे दिग्विजय जैसे गुरु वैसे ही चेला। 11 जुलाई को पुलिस ने 5 किलो गांजे के साथ एक दंपति को पकड़ा था, लेकिन पुलिस के हाथ पैर उस समय फूल गए जब दोनों तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर कोतवाली थाने से फरार हो गए।
इसके बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। उधर जानकारी मिलते ही पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी ने भी फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 10,000 रुपए के इनाम की घोषणा कर दी। लेकिन कुछ घंटों बाद पुलिस को मुखबिरों के हवाले से खबर मिली कि दोनों को मंगोली में देखा गया है। इसके बाद पुलिस ने दोनों की घेराबंदी की। हालांकि खुद को घिरता देखकर आरोपी दंपति ने नदी में छलांग लगा दी। इसके पहले कि कुछ भी कोई अप्रिय घटना होती, पुलिस ने ग्रामीणों और ने उन्हें सुरक्षित नदी से बाहर निकाल दिया, जहां पुलिस विभाग ने उन्हें एक बार फिर से गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि गांजा तस्करी के मामले में पुलिस ने कुछ ही दिन पहले एक दंपति को गिरफ्तार किया था, लेकिन आज उसी दंपति ने बीमारी का बहाना बना दिया, जिसके बाद से वो बहाना बनाकर वो वहां से फरार हो गए। लेकिन जब पुलिस को सूचना मिली, उसके बाद में पुलिस उन्हें पकड़ने के लिए पहुंची। लेकिन जब पुलिस उन्हें पकड़ने के लिए पहुंची, उन्होंने नदी में छलांग लगा दी। कुछ भी अप्रिय कोई घटना घट पाती, उसी से पहले पुलिस और ग्रामीणों ने दोनों दंपतियों को नदी से बाहर निकाला और पुलिस ने एक बार फिर से उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इसमें सबसे बड़ा हाथ जो रहा कि पहले तो सीसीटीवी कैमरे में इनकी मूवमेंट कुछ ट्रैक हुई, जिससे कि एक जनरल डायरेक्शन पता चला, और अपने पुलिस फोर्स के पास जो ड्रोन कैमरा है उसके माध्यम से भी लगातार इनको ऊपर से हम लोग सर्वेलेंस कर रहे थे। इसके अलावा तीसरा जो सबसे मुख्य बिंदु है कि जो स्थानीय लोगों ने जो ह्यूमन इंटेलिजेंस होता है कि जिस डायरेक्शन में गए हैं तो वहाँ जो दुकान खुली या वहाँ जो रहने वाले हैं उन लोगों से पूछताछ की कि इस हुलिये के या इस तरह के कपड़े पहने हुए कोई लोग यहाँ से देखें, तो उन लोगों ने बहुत मदद की और स्थानीय लोगों की इस मदद के कारण जशपुर जिले के तुमला थाना क्षेत्र से मानवता को शर्मसार कर देने वाला एक मामला सामने आया है, जहां एक 8 वर्षीय मासूम को किराना व्यवसायी की ओर से चोरी के आरोप में पहले तो पीटा गया और फिर दोनों हाथ बांधकर पेड़ से उसे बांध दिया। वहीं सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल होने के बाद जब इसकी जानकारी परिजनों को मिली तो उन्होंने थाने पहुंचकर किराना व्यवसायी के खिलाफ मामला दर्ज करवा दिया। इधर मामले को गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए किराना व्यवसायी के खिलाफ धारा 342 और 323 के तहत मामला दर्ज करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया। ये घटना जशपुर की है, जहां पर एक किराना व्यवसायी ने चोरी के आरोप में एक 8 साल के मासूम को पीटा और पीटने के बाद में उसने उसे पेड़ से बांध दिया, जिसके बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। बच्चे के परिवार के लोगों ने पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाई, जिसके बाद ये मामला सामने आया। मेरा लड़का जो है वो रामेश्वर गणसेना के यहाँ दुकान आया था साइकिल से, फिर वहाँ कहा गया कि 700 रुपया चोरी कर रहा था। फिर मेरा लड़का को मारपीट किया, बांध के रखा था रस्सी से नीम का पेड़ में। फिर मेरे को बाद में कॉल किया गया, फिर आया मैं। ये बच्चे को आपने क्यों मारा? बच्चे को मैंने पैसा चुरा रहा था तो रंगे हाथ में पकड़ा गया, तो मैं 2-4 हाथ लगाया, फिर उसके बाद में घर तरफ लिया। फिर कोई नहीं थे घर, अगल बगल बाहर तरफ भी नहीं, घर भी नहीं। अच्छा, फोटो में दिख रहा है बच्चे को आप बांध के रखे थे? हाँ, उसके बाद में बांधा, भाग भुगा देगा। कितना पैसा चोरी किया था? पहले 200 रुपया चोरी किया था, उसको मेरे को मालूम नहीं था। फिर 700 रुपया चोरी किया, उसके रंगे हाथ में पकड़ा, उसके बाद में 2 झापड़ लगाया। उसके बाद में ना वो बताया कि पहले भी लिया था, उसको ला दे रहा हूँ, छोड़ो, ऐसा क्या कर बोला। तो पैसा को दिया? वो पैसा फिर ला के दिया, 200 पहले लिया था उसको भी, और 700 को तो रंगे हाथ में पकड़ा गया। को जोरंडा झरिया जो तुमला थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है, वहाँ के निवासी अर्जुन सिंह ने एक शिकायत दी कि उसके 8 साल के बेटे को गांव के एक दुकानदार ने गले से पैसे निकालने के आरोप में नीम के पेड़ में बांधकर उसको मारा पीटा है। शिकायत मिलने पर
FIR दर्ज की गई है और आरोपी को गिरफ्तार किया गया। स्वर्णिम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार। Online classes in CMS for all classes for the session 2020-2021 have restarted on 1st July as per prescribed syllabus, book list and timetable available on www.cmseducation.org. Online classes will continue till government reopens schools. Online admissions in CMS for Montessori, nursery to class 9 and provisional admission for class 11 are open at www.cmseducation.org. बौद्ध मठ की उत्पत्ति और उत्तर वैदिक काल, कुषाण साम्राज्य और